हे गाइस व्हाट्सअप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक Q&A सेशन करा था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि आपको जो भी मुझसे सवाल पूछने हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपने कई सारे सवाल पूछे थे, इंक्लूडिंग मेरे घोस्ट एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ें, स्टोरीज़, ये वो, यूट्यूब, बहुत कुछ। तो उन सब के आंसर्स और मैंने वो अल्फ़ा अक्की अनफिल्टर्ड उस चैनल पर पोस्ट करी है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके सीधा वहाँ जा सकते हो। वो चैनल एक्चुअली मैंने इसलिए खोला ताकि हम आपस में कम्युनिकेट कर सकें, मैं आपसे बात कर सकूँ, आप मेरी बात सुन सकें और आप भी मेरे से बात कर सकें। सिर्फ सुनने का नहीं है इस बार, पूरा है ना, आप भी बोलो हम भी बोलेंगे, आप भी सुनो हम भी सुनेंगे। तो मैं उस टाइप के कंटेंट वहाँ लाना चाहता हूँ। तो इस बार जो आपने पूछे हैं सारे सवाल, सबके आंसर्स मैंने उस चैनल पर जाकर दिए। तो इस वीडियो के बाद आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर चेक कर सकते हैं। वेल आज की जो स्टोरी है वो आ रही है बेंगलोर से। अर्पित, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। अगर आपके पास भी अपनी कोई स्टोरी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मेल पर आकर स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बेसिकली मेरे को मेरे ही नाम की आवाज़ आई उधर से, तो मैं उस टाइम पे एकदम से घबरा गया। ऐसा था कि कोई उधर खड़ा हुआ। पीछे मेरी बालकनी की लाइट जो थी वो ओपन रहती थी और हमारी में से किसी की भी बालकनी एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थी। हर रूम की अपनी अलग बालकनी उन्होंने दे रखी थी। मैंने वो परछाई देखी लाइट से, वो बहुत बड़ी परछाई टाइप फील हुई। अर्पित जो कि बेसिकली सोनीपत से रहने वाला था, उसकी सोनीपत में ही स्कूल्स एंड ऑल सब कुछ कंप्लीट हो चुके थे। अब टाइम था ग्रेजुएशन का। तो अर्पित एक डिसीज़न लेता है कि मैं बेंगलोर जाके स्टडीज़ करूँगा। वहाँ पे मैंने अच्छे कॉलेजेस देखे तो मैं वहाँ जाकर ही पढ़ना चाहता हूँ। अर्पित के घर वाले भी अर्पित की बात को समझते हैं और अब समय आ जाता है अर्पित के सोनीपत से बेंगलोर शिफ्ट होने का। अर्पित बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था और थोड़ा सा डरा हुआ भी था। मतलब ये फर्स्ट टाइम था जब अर्पित अपने घर वालों को छोड़कर एक ऐसी जगह जाने वाला था जहाँ उसे कोई नहीं जानता, जहाँ वो किसी को नहीं जानता, और वो एक अनजान जगह, अनजान शहर, अनजान लोगों के बीच में। थोड़ा सा डर भी था लेकिन थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी। तो उस टाइम पे भैया मैं उस रूम में रहता था, बेसिकली अपना एंजॉय करता था, चिल करता था, क्योंकि मेरे कॉलेज अगस्त में शुरू हो रहे थे। मैं पहले ही उधर चला गया था अपनी एक्साइटमेंट की वजह से, क्योंकि अब फाइनली अर्पित को आज़ादी मिलने वाली थी। मतलब हम सबकी लाइफ में ना दो फेज़ आते हैं। पहला फेज़ आता है जहाँ पर हम घर वालों से परेशान हो जाते हैं। मतलब परेशान इन द सेंस कि हम सबको आज़ादी चाहिए होती है। हम सबको लगता है कि यार एक बार कमाने लग जाएंगे ना और थोड़ा अकेले रहने लगेंगे तो कितना मज़ा आएगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा और हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे। और फिर जब ऐसा सच में होता है तो स्टार्ट होता है सेकंड फेज़। ये जो सेकंड फेज़ होता है इसमें हमें रियलाइज़ होता है कि हम कितने गलत थे। हम अकेले रह तो रहे हैं बट अकेले रहने में कुछ भी मज़ा नहीं है। जो भी हमने सोचा था कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे, असल में 4 दिन सब कुछ करने के बाद तुम्हें लगता है कि अब कुछ करने को है ही नहीं। अब तो बस हमें घर वापस जाना है, क्योंकि अब हम अकेले हो चुके हैं। क्योंकि बचपन में जो हमें अकेला रहना पसंद आता था, जब हम असल में अकेले रहने लगे तो हमें पता चला कि घर में बैठे बैठे जब माँ के हाथ का खाना मिल जाता था ना तो वो कितना अच्छा होता था। यहाँ पर तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, अकेले रह रहे हो, उठो खाना बनाओ, खुद बनाया तो ठीक है, नहीं बनाया तो कौन पूछ रहा है, खा लिया तो ठीक है, नहीं खाया तो कौन पूछ रहा है। जब कुछ भी तकलीफ़ आती थी तो हमारे पास हमारे डैड होते थे, हमारे पापा होते थे जो सारी चीज़ें कर देते थे। छोटी से लेके बड़ी दिक्कत हमें क्या करना होता था, हमें तो बस रोते हुए जाना होता था, पापा को बताना होता था और वो ठीक करके दे देते थे। बट अब जब अकेले रह रहे हैं तो चाहे छोटी दिक्कत हो चाहे बड़ी दिक्कत हो, तुमने ठीक कर ली तो ठीक है, वरना वो वैसी ही रहेगी। कोई ठीक करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सेकंड फेज़ होता है जब हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, शायद हम फ्री अब हैं, लेकिन खुश हम पेरेंट्स के साथ ही थे। वेल ये जो फर्स्ट फेज़ था जहाँ पे उसे आज़ाद होना था, ये अर्पित का फर्स्ट फेज़ चल रहा था और अब वो अपने सेकंड फेज़ में कदम रखने वाला था। वेल अब वो बेंगलोर चले जाता है। बेंगलोर में एक अच्छा सा पीजी देखता है और वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। शुरू में 7 दिन तक तो उसके घर वाले भी उसके साथ गए होते हैं, क्योंकि ये बात थी 2022 की और अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए थे। अर्पित 1 महीना पहले ही आ गया था एक्साइटमेंट में कि अकेले रहूँगा, मज़े करूँगा, और ऐसे अगर बाद में गया तो सीधा जाते ही फिर वही कॉलेज करो, ये करो, वो सब करना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं पहले चले जाता हूँ तो 1 महीना फुल फ्री हूँ, मज़े करूँगा। तो अर्पित चले गया 1 महीने पहले। 7 दिन तक घर वाले भी साथ ही रहे उसके पीजी में, सब कुछ बढ़िया हुआ, अच्छे से सेटल हो गया अर्पित। अपनी सारी सामान उसने अच्छे से रख दिए, देख लिया कहाँ पर क्या चीज़ें, और 7 दिनों बाद घर वाले वापस आ जाते हैं। अब वो इस रूम में, इनफैक्ट पूरे पीजी में अकेला था, क्योंकि जो बाकी बच्चे थे वो तो अब स्टार्ट होने के बाद ही आएंगे जब उनका कॉलेज स्टार्ट होगा। तो अर्पित ही था जो अकेला आया हुआ था। तो पीजी में जहाँ तक उसकी नज़र जाती थी सारे रूम लॉक्ड थे और ये अकेला रह रहा था। लेकिन ये बहुत खुश था,
एक्साइटेड था। शुरू के 1-2 हफ्ते तो इसने फुल मज़े किए, मतलब नाइट आउट करा है, यहाँ वहाँ घूमा, एक्सप्लोर करा, नेटफ्लिक्स देखा, वो देखा, ये शो देखा। उसके बाद उसने खाना खाया, दुनिया भर का खाना खाया, ये वो। और सबसे ज़्यादा अर्पित ने खाया चिकन ऐसी चीज़ थी जो उसे घर में बिल्कुल खाने में मना थी। वो नहीं खाते थे अर्पित और उसके पेरेंट्स। लेकिन जब अर्पित यहाँ पे आया और अकेले रहने लगा तो उसने एक बार चिकन ट्राई किया, 2 बार किया, उसको पसंद आने लग गया और वो इतना ज़्यादा खाने लग गया, इतना ज़्यादा कि नॉर्मली हमारे इसमें क्या होता है, ट्यूसडे को नहीं खाते, है ना। ट्यूसडे को बोलते हैं कि बजरंग बली जी का दिन है, हम चिकन को हाथ भी नहीं लगाएंगे। बट अर्पित ये सारी चीज़ें भुला कर वो ट्यूसडे को भी चिकन खा रहा है, हर दिन चिकन खा रहा है, खाए ही जा रहा है। अर्पित लिटरली 24/7 चिकन ही खाने लग गया था। तो भैया मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा चिकन खाता था, मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था चिकन खाने का, डिफरेंट वेराइटीज़ ट्राई करने का। एंड मैं बेंगलोर गया था तो मेरे को और ज़्यादा शौक था उधर, मैं बहुत खाता था। मैंने उधर ट्यूसडे को भी खाना शुरू कर दिया। ट्यूसडे को जैसे ही मैंने खाना शुरू किया वे सब कुछ ठीक था, मम्मी मेरे को मना करती थी, मैं उनको बिन बताए छुप के खाने लगा। मैं भैया दिन भर ना उधर सोता रहता था और मेरे को बेसिकली पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं रात में उधर पढ़ता था। अब क्या होता है कि करीबन 2-3 हफ्ते बीत चुके हैं। अर्पित अपने रूम में सो रहा है और रूम के पास एक विंडो है और थोड़ी सी आगे जाकर बालकनी। अर्पित हर बार की तरह इस रात को भी आराम से सो रहा है कि अचानक से अर्पित को एक आवाज़ आती है कि किसी ने अर्पित को उसके नाम से बुलाया। अर्पित उठ जाता है और सोचता है कि ये क्या सीन, मुझे कोई इस टाइम क्यों बुलाएगा, उसका तो कोई दोस्त भी नहीं है, उसे कौन ही बुला सकता है। अर्पित सोचता है छोड़ो जान दो, ऐसे ही वहम होगा। अर्पित फिर से सोने लगता है कि इस बार उसे ये आवाज़ बालकनी से आती है। अर्पित सोचता है कि शायद बाहर कोई होगा, शायद ओनर होंगे या कोई होगा जो मुझे बुला रहा है। तो बालकनी में जाकर देखता है, नीचे देखता है तो कोई भी नहीं होता। रात हो गई होती है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा रात है, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। तो अर्पित को ऐसा लगता है कि चल ठीक है, कोई और अर्पित होता है ना कि एक नाम के 4 बंदे भी तो हो सकते हैं, तो ठीक है। अर्पित फिर आके सोने लग जाता है। जब सोने लगता है तो उसे वापस से वही आवाज़ फिर से आती है और पहली बार अर्पित की दिल की धड़कनें तेज़ होती है। उसे समझ आता है कि शायद मेरे ये वहम नहीं है, सच में कोई बुला रहा है, मगर बुलाने वाला दिख तो नहीं रहा, तो आखिर है कौन। अर्पित कुछ नहीं कर रहा, वो अपने बेड में नॉर्मली लेटा हुआ है कि पहली बार उसे ऐसा लगता है जैसे उसके बालकनी में कोई कूदा है। लाइक ऐसा समझ लो कि ये अर्पित का पीजी है और उसके सामने एक और पीजी है, तो इधर जो बालकनी है इस बालकनी को फेस करती है, दोनों आमने सामने है। तो ऐसा लगा अर्पित को कि इस बालकनी से कोई अर्पित के बालकनी में कूद गया और अर्पित एकदम डर गया क्योंकि वो अकेला था पूरे पीजी में। इस टाइम कोई चोर भी हो सकता है, कोई गुंडे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डर गया कि यार इस टाइम कौन आया है भाई, जाकर देखूं या नहीं देखूं, उसे समझ नहीं आ रहा। वो सोचता है छोड़ जान दे, मैं नहीं जाऊँगा, दरवाज़ा बंद है, कोई भी होगा तो दरवाज़ा तो अब खटखटाएगा या कुछ तो करेगा, छोड़ भाई मैं नहीं जा रहा, क्योंकि उसे डर लग रहा है, ऑब्वियसली वो अकेला है। अर्पित नहीं जाता। अब आवाज़ भी नहीं आ रही, कुछ उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर भाई कोई कूदा है तो अंदर आएगा, बाहर जाएगा, चिल्लाएगा, दौड़े, कुछ तो करेगा। कुछ भी नहीं हो रहा, कोई आवाज़ नहीं है। अर्पित पूरी रात जागा है और वो सिर्फ ये देख रहा है कि अब दरवाज़ा खुलेगा, अब बालकनी से कोई उसे दिखेगा, अब कोई एंटर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगला दिन चालू हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल होता है। अर्पित के लिए ये बहुत अजीब बात थी और शायद उसकी ये बेंगलोर की जो पूरी जर्नी थी उसका ये पहला इंसिडेंट था जहाँ उसे डर लगा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे जैसे दिन बीतते गए अर्पित के साथ ये सारे इंसिडेंट्स अब बढ़ने लगे। अब सिर्फ अर्पित को ये आवाज़ नहीं आती कि कोई उसे बुला रहा है, अब अर्पित को ऐसा लगता है कि कोई उसी के रूम में चल रहा है, कोई है जो उसे देख रहा है। ऐसा मतलब उसे हमेशा ऐसी फीलिंग आती थी किसी के प्रेजेंस की, और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती थी। एक बार की बात है जब अर्पित नॉर्मली बालकनी में गया था, ऐसे ही मतलब इस बार उसे कोई आवाज़ नहीं आई थी, बट वो ऐसे ही गया था हवा शवा लेने, गर्मी का टाइम था। लेकिन जब वो गया तो उसे इतनी ज़ोर से ठंड लगी ना, जैसे ही मानो मनाली पहुंच गया। वो लिटरली कांपने लग गया, उसको इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी। और ये गर्मी का मौसम है, एसी नहीं है पीजी में, कोई एसी नहीं है ना। तो ऐसे कि सामने जो पीजी है जिसकी बालकनी जस्ट अर्पित के सामने पड़ती है वहाँ कोई एसी हो कि वो चल रहा हो कि हवा आ गई, कुछ नहीं। अर्पित को भी समझ नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर सिर्फ इस स्पॉट में बालकनी में इतनी ज़्यादा ठंड है। वेल अर्पित ये सारी चीज़ें इग्नोर करके वापस अपने रूम में आता है। मेरे को बहुत तेज़ हवा फील हो और मेरे को एकदम से कपकपाहट हो गई, तो मैं अपना बाहर जाके देखा, स्टिल मैं वापसी अपना अंदर आ गया, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड सी लगने लग गई एकदम से। मैंने अपना कंबल ओढ़ लिया क्योंकि मेरे रोम तो एकदम खड़े हो गए। मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, मैं अपना जाके बैठ गया। वही उसे किसी के प्रेजेंस की बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी, एक बहुत अजीब सी नेगेटिव सी फीलिंग।
अर्पित अब जब सोने लगा ना तो उसे कुछ अजीब अजीब से सपने आने लगे। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसे कोई बुला रहा है, उसे कोई धीरे धीरे से हल्की सी आवाज़ में बुला रहा है। अब अर्पित जिस रूम में था वहाँ पर एक और लड़का आने वाला था, और वो लड़का और कोई नहीं, मतलब अर्पित का नोन ही था, उसका दोस्त था। उसका नाम था संदीप। और अर्पित का बताना है कि संदीप मतलब उसका काफ़ी अच्छा दोस्त था, और वो भी सोनीपत से ही बिलोंग करता था। बट साथ में संदीप को ब्लैक मैजिक का नॉलेज था, मतलब वो बुक्स वुक्स पढ़ता था इन सब चीज़ों के बारे में, तो उसे थोड़ा बहुत नॉलेज था। बट अभी भी उसको आने को करीबन 2-3 दिन थे। अब ये जो 2-3 दिन थे, अर्पित को ये दिन अकेले गुजारने थे, और अर्पित के लिए वही सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम था, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही थी अर्पित को भी समझ आ गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है। बट वो किसे बताए, वो अकेला है, वो अपने घर पे कॉल करके उन्हें टेंशन नहीं देना चाहता। वो ये भी सोच रहा है ना कि अगर मैं संदीप को बता दूँ तो शायद वो यहाँ आए ही ना, शायद वो चेंज ही कर दे। तो उसे समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। अर्पित सिर्फ सह रहा है जो भी उसके साथ हो रहा है, वो बस वहम समझ के, या फिर ऐसा समझ लो कि वो एक अपनी ही दुनिया बना लिया कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, डिनाइल में ही जी रहा है वो। ठीक है, अब ये आखिरी रात थी, मतलब अगली रात को संदीप आने वाला था। तो इस रात को क्या होता है कि अर्पित नॉर्मली सोने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, वही उसके बगल में जो फ्रिज है उसमें चिकन पड़ा हुआ है, पूरा चिकन उसके पास हमेशा रहता था। और उसे ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कि ना, जैसे कि कोई कुछ खा रहा है, और बहुत गंदे तरीके से खा रहा है। उसे आवाज़ आ रही है ऐसी। अर्पित अपनी नींद में ही है, तो उसे आवाज़ आ रही है, धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ने लगी और अर्पित की आंखें खुली। अर्पित ने जैसे राइट साइड देखा कि भाई ये आवाज़ किस चीज़ की है, कोई चूहा आ गया या कुछ आ गया। जैसे वो देखता है कि उसके फ्रिज के जस्ट सामने एक परछाई बैठी हुई है, लिटरली एक परछाई जिसके लंबे बाल हैं, और परछाई भी कोई छोटी मोटी नहीं, काफ़ी लंबी थी। लगभग उसकी हाइट 7-7.5 फीट की होगी, इतनी लंबी परछाई थी। और वो उसके हाथ में चिकन था, और ऐसे पूरे लंबे से बाल ऐसे हवा में लहर रहे हैं। अर्पित जैसे ही देखता है, अर्पित बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और आंखें बंद कर देता है। वो बस हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, बट पता नहीं क्यों अर्पित से हनुमान चालीसा पढ़ी ही नहीं जा रही। जय हनुमान ज्ञान, उसके आगे उसे कुछ बोला नहीं जा रहा, या फिर वो भूल गया, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो मतलब हर बार हनुमान चालीसा आराम से पढ़ता था, वो बचपन से पढ़ता हुआ है, लेकिन जब ये सब हो रहा है तो उससे बोल ही नहीं जा रही, वो फ्रीज हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। वो शुरू तो करता था हनुमान चालीसा पढ़ना, बट बीच में ही कहीं अक्षर खो जाते थे, वो भूल जाता था। उसे आज तक समझ नहीं आया क्या हुआ, बट वो कभी भी हनुमान चालीसा कंप्लीट नहीं पढ़ पाया। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था उस टाइम, ना तो उससे कुछ बोला जा रहा, ना हिला जा रहा। उसके सामने एक परछाई बैठी हुई है जिसके हाथ में चिकन है, और अर्पित को ये अच्छे से पता था कि ये कोई वहम नहीं है, जो उसने देखा है वो सच है। अर्पित बस अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है, वो उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सामने कुछ नहीं होता, चिकन आधा ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है। अर्पित बोलता है चल ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे भी है आज का दिन कट गया, कल संदीप आ जाएगा, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्पित ऐसे कर करके खुद को दिलासा दे रहा है, और अगले दिन आता है। संदीप अब अर्पित के साथ पीजी में शिफ्ट हो गया। अर्पित बहुत खुश है, उसे बहुत राहत मिल रही है, क्योंकि संदीप आ चुका है। अब वो अकेला नहीं है, अब जो भी होगा वो कम से कम 2 के साथ होगा। और जब तुम 2 होते हो ना, तो तुम्हें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिलती है, भले ही सामने वाला कैसा भी हो। बट एक जो डर वाली फीलिंग होती है ना, जो अकेले रहने की होती है कि तुम अकेले हो, कुछ भी हो सकता है, वो अचानक से चले जाती है। मतलब आपको ये तो पता है कि मेरे को अभी भी कुछ हो सकता है, ये नहीं है कि सामने वाला आपको बचा ही लेगा, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि अब जो मेरे साथ होगा वो सामने वाले के साथ भी होगा, तो सही है, कम से कम मेरे साथ एक और बंदा है जिसके साथ ये चीज़ें होगी। तो शायद ये वाली फीलिंग आपको उस डर वाली फीलिंग से थोड़ा सा पीछे ले आती है। वेल यही चीज़ें अर्पित के साथ भी हो रही थी। देखते देखते अब संदीप जब से रहने लगा तो अर्पित के साथ चीज़ें थोड़ी कम होने लगी। जैसे कि मैंने बताया था कि संदीप जो कि थोड़ा ब्लैक मैजिक में भी मतलब विश्वास रखता था, और वो बुक्स पढ़ता था, तो उसे इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज था। तो वो जब आया था तो उसे ऐसा लगा था, एक्चुअली उसे लगा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने अर्पित से पूछा भी था शुरू में कि ब्रो यहाँ तेरे को कभी कुछ अजीब लगा? अर्पित ने कहा अजीब तो नहीं, बट हाँ कभी कभी मुझे लगता है, बट पता नहीं वो अकेले रहने की वजह से भी हो सकता है, या फिर शायद मैं ज़्यादा सोच लूँ उस वजह से होता है, या फिर मेरी तबीयत ख़राब हो रही होगी उस वजह से हो रहा होगा। संदीप बोलता है चल ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं। अर्पित पूछता भी है कि क्यों, तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? संदीप बोलता है नहीं कुछ नहीं, मैं तेरे को फालतू में डराना नहीं चाहता, छोड़। अब दोनों आराम से अपना जीवन यहाँ से काटने लग गए। ठीक है, देखते देखते अब कॉलेज भी शुरू हो गया। अर्पित की वही बिजी लाइफ शुरू हो गई थी, कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, फिर आना। जिम भी करता था अर्पित, उसकी जिम की एक्चुअली ये बॉडी शुरू में थी अर्पित की, जो आपको अगर दिख रही है तो। पहले उसकी फ़िज़िक बहुत अच्छी थी, बट जब से वो इस रूम में शिफ्ट हुआ था उसकी फ़िज़िक ऐसी हो चुकी थी, वो धीरे धीरे बहुत पतला होता जा रहा था। जबकि उसका बताना है कि ना तो उसने कुछ खाना कम करा, डाइट सेम रखता था, इनफैक्ट
और ज़्यादा ही डाइट हो गई थी, चिकन और ज़्यादा खा रहा था वो। तो बेसिकली उसकी बॉडी बढ़नी चाहिए, बट पता नहीं क्यों, ड्यू टू सम रीजंस उसकी बॉडी से वेट बहुत जल्दी ख़त्म ही हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो देखते देखते एकदम ख़त्म ही हो जाएगा, इतना पतला होने लग गया था अर्पित। अब एक बार की बात है, जब संदीप आता है और अर्पित को बोलता है ब्रो आज कहीं बाहर चलते हैं यार घूमने, कल वैसे भी संडे है तो हम घूम सकते हैं, नाइट आउट करते हैं। अर्पित बोलता है कहाँ जाएंगे लेकिन? संदीप बोलता है यहाँ पे एक पास में वाटरफॉल है, वहाँ चलें, मज़ा आएगा, देखने चलते हैं। तो अर्पित बोलता है चल यार चलते हैं। अर्पित को ना मतलब अर्पित को जितना हो सके उतना इस रूम से बाहर रहना था, खासकर रात को, क्योंकि अर्पित ने जो पहले महसूस करा था और अभी भी कभी कभी टाइम टू टाइम उसे ये चीज़ें हिट करती थी कि नहीं भाई यहाँ कोई तो है, उसे ऐसा लगता था, प्रेजेंस फील होती थी। पर जब से संदीप आया था थोड़ा कम हो गया था, थोड़ा क्या एक्चुअली बहुत कम हो गया था। तो अर्पित बोलता है यार चल चलते हैं, रात भी ऐसे बाहर निकल जाएगी और ये फालतू की चीज़ें भी दिमाग में नहीं चलेगी, मेरे को भी टाइम चाहिए, मतलब मेरे को भी एक्सप्लोर करना है। ये बोलकर अब दोनों निकल जाते हैं। संदीप बाइक चला रहा होता है, अर्पित पीछे बैठा होता है। इन्हें 30 किलोमीटर दूर था वो वाटरफॉल, और रात का समय था, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। मतलब बेंगलोर जैसे शहर में भीड़ नहीं है, सुन के अजीब लग रहा होगा, बट रात का समय था। तो ये करीबन आधे पौने घंटे में अब अपने लोकेशन में पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे वाटरफॉल नाम का ही था, इतना कुछ खास था नहीं। होता नहीं है वो रील में आपने देख लिया होता है कि अनएक्सप्लोर्ड जगह, यहाँ पे आपको ऐसी जगह मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा करके लोग चमका देते हैं, और फिर आप वहाँ जाते हो तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, सब कुछ सूखा पड़ा होता है। वही चीज़ इन दोनों के साथ हुई थी। अब संदीप बोलता है छोड़ यार कोई नहीं, अब घूम लिए वही सही था, चलते हैं घर वापस चलते हैं। तो अर्पित बोलता है एक काम करते हैं ब्रो, एक और वाटरफॉल है और इससे तगड़ा है, हम वहाँ चलते हैं। संदीप बोलता है कि तुझे कैसे पता, तूने कहीं देखा है क्या? और वैसे भी जहाँ जैसा पोपट यहाँ पर हुआ है वहाँ पे हो गया तो? अर्पित बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो वहाँ पर रहेगा, वो वाटरफॉल है, मैं बता रहा हूँ ना, चलते हैं। तो संदीप बोलता है तू गया वहाँ कभी? अर्पित बोलता है मैं कभी नहीं गया। अच्छा तूने कहीं से सुना है उसके बारे में? नहीं मैंने नहीं सुना। तुझे पता कैसे है कि वहाँ पे कोई वाटरफॉल है? अर्पित के पास इसका आंसर नहीं है, उसको नहीं पता कि उसे कहाँ से पता है, बस उसे पता है कैसे, उसने कहाँ सुना है, कहीं देखा है, उसको नहीं पता, उसको कोई आइडिया ही नहीं है। अर्पित बोलता है मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, तू चल यार, तू आगे चल, हम जल्दी से देख कर आते हैं। संदीप बोलता है ओके जैसा तू कहे। अब ये लोग निकल पड़ते हैं। अब जहाँ इन्हें जाना होता है वो एक्चुअली काफ़ी दूर होता है, करीबन 2-3 घंटे का रास्ता होता है। तो ये वहाँ पर पहुँचते हैं, तो ये जा रहे हैं और संदीप उससे पूछे जा रहा है कि ब्रो अब कितनी आगे और कितना दूर? अर्पित ऐसे बोल रहा है कि थोड़ा सा आगे करते करते 2-3 घंटे बीत गए, और करीबन रात के 3 बजे हैं कि ये एक गांव में आ गए हैं। गांव में एक सामने बैरियर लगा हुआ था, जिसकी फ़ोटो आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक बैरियर लगा हुआ था, और उसके बाद वो बैरियर अगर आपने क्रॉस कर लिया तो आप गाँव में एंटर कर गए। संदीप बोलता है कि ब्रो हम तो एक कहीं गाँव में आ गए हैं यार, तू कहाँ लेकर आ गया है मुझे? अर्पित बोलता है तू मेरे पे विश्वास रख, मुझे बहुत अच्छा एक लोकेशन पता है, तो अपन चलेंगे, थोड़ी सी दूर है बस, अब गांव में ही तो है, अनएक्सप्लोर्ड जगह जाना था तो गांव में ही मिल जाता है, और वाटरफॉल तो तेरे को पता है यार कहीं पे भी हो सकता है। संदीप बोलता है ठीक है बट इज़ इट सेफ़? तो अर्पित बोलता है हाँ पूरा सेफ़ है, तू टेंशन मत ले। अब ये दोनों बैरियर को साइड करके एंटर कर जाते हैं गाँव में। जब गाँव में जा रहे होते हैं ना तो अब 3 बज चुके हैं, तो लेट भी काफ़ी हो गया। तो अर्पित एकदम से संदीप को बोलता है रुक 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 रुक। संदीप एकदम बाइक रोकता है। अर्पित बोलता है कि ब्रो काफ़ी लेट हो गया ना यार, तो एक काम करते हैं, हम इस कुटिया में रह लेते हैं, तेरे को दिख रही है ना, और यहाँ पे एक आंटी भी है, वो हमें रहने देगी, और फिर सुबह होते हम निकल जाएंगे, क्योंकि यार बहुत लेट हो गया तो मेरा मन नहीं कर रहा अब जाने का। संदीप पहले तो उस जहाँ वो बता रहा था कि एक कुटिया है यहाँ पे रह लेते हैं उस साइड देखता है, और वहाँ देखने के बाद फिर वो अर्पित को देखता है। संदीप बोलता है ब्रो तू नशे वशे करके आया क्या? यहाँ पे कोई कुटिया नहीं है, क्या देख रहा है तू? यहाँ तो सुनसान इलाका है। और अर्पित एकदम से बोलता है अच्छा हाँ यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, चलते हैं, हम आगे चलते हैं, देखते हैं वाटरफॉल देखते हैं। संदीप बोलता है तू ठीक है, तू सो गया था ना, मुझे पता है तू बाइक में पीछे बैठे बैठे सो गया था, और अब तुझे सपने अपने आ रहे हैं कुछ, तू भाई जागे रह, मैं अकेला नहीं चलाने वाला, ठीक है? अर्पित बोलता है हाँ भाई मैं नहीं सोया था, तू चल। अब ये थोड़ी सी और आगे जाते हैं, तो संदीप बोलता है तू गूगल मैप में देख रहा है ना, गूगल मैप सही से बता रहा है ना कि कहाँ जाना है? क्योंकि मुझे तो भाई ये इलाका बड़ा खाली और सुनसान सा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ कुछ होगा। बट अर्पित बोलता है कि हाँ सब कुछ सही है, तू चिंता मत कर। असल में अर्पित गूगल मैप में देख ही नहीं रहा था। जब से इन्होंने गांव में एंटर किया था, अर्पित ने फ़ोन अंदर ही रख दिया था, जैसे मानो उसको जगह का पता है कि कहाँ जाना है, उसको इस गाँव का पता है, उसको रास्तों का पता है। अर्पित यहाँ पे पहले कभी आया भी नहीं है, उसे इस गाँव के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन अचानक से ऐसा लग रहा है उसे कि मुझे सब चीज़ पता है इस गाँव के बारे में, और मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो वाटरफॉल कहाँ पर है।
अर्पित उसे डायरेक्शन बताता गया, अब लेफ़्ट ले ले, राइट ले ले, सीधा चल ले। और ऐसे ही करीबन 20 मिनट तक आगे पीछे चलने के बाद ये लोग एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से एक वाटरफॉल दिख रहा था। वहाँ पे लिटरली एक वाटरफॉल था, और कोई छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा वाटरफॉल था। वहाँ से काफ़ी तेज़ी में पानी बह रहा था। संदीप हैरान है कि ब्रो तुझे इसके बारे में पता कैसे चला यार, ये तो मतलब है भाई, खतरनाक है, डेंजरस तो है। कि तभी अर्पित क्या करता है, कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा है वहाँ पर। संदीप बोले जा रहा है कि तुझे कैसे पता चल गया, ये तो अच्छी जगह है मतलब, और इतनी रात को, लेकिन यार डरावना भी लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, रुकें तो चलें, अब देख लिया तो एक काम करते हैं चल ही लेते हैं ब्रो, अब बहुत लेट भी हो गया है। अर्पित कुछ नहीं बोल रहा, चुप है। संदीप बोलते बोलते अर्पित को पीछे मुड़ के देखता है कि तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा। संदीप जैसे ही पीछे मुड़कर अर्पित को देखता है, अर्पित कुछ अजीब ही स्टेट में था, मतलब वो ऐसे सिर्फ पानी को देख रहा था, जो पानी नीचे बह रहा था उसको देख रहा था, और धीरे धीरे वो उसके पास जाने लगता है, धीरे धीरे पास जाने लगता है। तो ये एक रोड है जहाँ पर संदीप और अर्पित खड़े हैं, और रोड में आगे वो सीमेंटेड एरिया है, मतलब ताकि आप बाहर न जा पाओ, और फिर उसके नीचे वाटरफॉल चल रहा है पूरा, ठीक है। तो अर्पित जाता है और वो जो सीमेंटेड एरिया पहले तो उसके पास ऐसे जाके खड़े होके नीचे देखता है, और देखते देखते वो उस पर चढ़ने लग जाता है, जो वो ऐसे सीमेंटेड पूरा वो था, ठीक है, मतलब वो सपोर्ट के लिए था। अर्पित अब उस पर चढ़ने लग गया कि संदीप उसे पकड़ता है और पीछे खींच देता है कि पागल है तू, कर क्या रहा है तू, यहाँ क्यों चढ़ रहा है भाई, पागल है तू। अर्पित बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ कैसे आया। संदीप बोलता है तू ठीक है, तू ही तो यहाँ लेकर आया। अर्पित बोलता है यार मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, मुझे तो बस ये याद है कि हम इस गांव में एंटर करें, और उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है। संदीप बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तो एक काम कर, घर चलते हैं। जैसे ही संदीप बोलता है कि घर चलते हैं, अर्पित बोलता है नहीं यार, मुझे इसमें एक बार छलांग मारनी है, चलना दोनों मारते हैं, देखना कितना गहरा पानी और कितना ज़्यादा है, मज़ा आएगा, चल छलांग मारते हैं। संदीप समझ जाता है कि ये अर्पित नहीं है, ऐसी बातें अर्पित करता नहीं था। संदीप को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अर्पित वापस से उसी सीमेंटेड एरिया में फिर चढ़ने लगता है छलांग मारने के लिए, कि संदीप उसके पास जाता है, उसको पकड़ता है, उसके कान में कुछ मंत्र बोलने लग जाता है। अर्पित को जैसे वो मंत्र सुनाई देते हैं, अर्पित एकदम ऐसे, उसने ये पकड़ा हुआ है सीमेंटेड जो एरिया ऐसे एकदम है ना चढ़ने के लिए, उसने एकदम हाथ छोड़ दिया और वो पीछे रोड में गिर जाता है। ऐसा मानो कि वो बेहोश ही हो गया। करीबन 2-3 मिनट के बाद अर्पित को होश आता है, वो खड़ा होता है और बोलता है कि कुछ हुआ था क्या, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कुछ बहुत अजीब हो रहा है मेरे साथ, और जो भी हो रहा है मुझे समझ नहीं आ पा रहा। संदीप बोलता है कुछ नहीं हुआ तेरे साथ, तू एक काम कर, हम घर चलते हैं, तू पीछे बैठ आराम से, ठीक है। अर्पित बोलता है ठीक है यार घर ही चलते हैं, मेरे को भी ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। अब दोनों बाइक में बैठते हैं और संदीप गाड़ी चलाना शुरू करता है। बाइक चलाते चलाते वो अब बस इस गांव को एग्जिट कर ही रहा था कि अर्पित फिर से बोलता है कि यार बहुत लेट नहीं हो गया, ऐसा करते हैं इस कुटिया में रह लेते हैं, जो अंदर आंटी है वो बहुत अच्छी है, वो ना हमें रहने देगी, और फिर हम सुबह चले जाएंगे। और ये एग्जैक्ट वही जगह थी। जब ये लोग आ रहे थे तो अर्पित ने बोला नहीं था कि एक कुटिया में रह लेते, और संदीप ने देखा था तो वहाँ कोई कुटिया कुछ नहीं था। ये एग्जैक्ट वही जगह थी जहाँ पे आकर अर्पित फिर से यही बातें करने लग गया था। संदीप कोई जवाब नहीं देता, तो बाइक को और स्पीड में भगाने लग जाता है। करीबन 2-2.5 घंटे लगते हैं इनको। संदीप सीधा भगा के पीजी में ले जाता है। इतनी स्पीड बाइक भगाता है कि 3-3.5 घंटे का जो सफ़र था, पूरा रास्ता था, उसने 2-2.5 घंटे में ही कवर कर लिया था। पीजी में गाड़ी रोकता है और अर्पित को सीधा पीजी में लेकर जाता है। अर्पित भी बड़ी अजीब सी स्टेट में था, वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। जैसे कि किसी ने बहुत ज़्यादा नशा कर लिया तो कैसे होता है कि वो अपना कंट्रोल खो बैठता है, उसे पता ही नहीं होता उसने क्या बोला, क्या कहा, क्या किया। वही चीज़ अर्पित के साथ भी हो रही थी। स्टोरी बताते वक्त भी उसे नहीं पता कि उस समय वो क्या कह रहा था संदीप को। उसने संदीप से पूछने की कोशिश भी करी थी कि मैंने क्या कहा, क्या हुआ। संदीप ने ये बोला कि कुछ नहीं सब ठीक था, तू आराम से रह। वेल, अब ये दोनों पीजी में आ जाते हैं। अर्पित को संदीप सुला देता है और वापस उसके कान में मंत्र बोलने लग जाता है। मंत्र बोलने के बाद वो भी अब अर्पित के साथ ही सो जाता है। एक छोटा सा बेड था, सिंगल बेड था ये। अर्पित का रूम दूसरा था, संदीप का दूसरा था, बट संदीप अर्पित के पास ही सोता है। उसे साइड में करके खुद ही वहाँ सो जाता है कि कुछ भी हो जाए इसे तो मैं वहाँ पे होना चाहिए। उसको यही था, क्योंकि संदीप को ये पता चल चुका था कि अर्पित अब अर्पित नहीं है। इनफैक्ट उसके अंदर एक आत्मा थी और वो बार बार अर्पित की जान लेने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि उसने वहाँ पर करा था उस सड़क पे, जब वो कूदने की कोशिश कर रही थी सीधा पानी में।
तो संदीप को पता था कि मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। संदीप ने अगले दिन अर्पित के घर पे ये सारी बातें बताई। जब अर्पित के घर पे सारी बातें पता चली तो वो भी बड़े टेंशन में आ गए। वो एक पंडित जी के पास जाते हैं ये सब पूछने के लिए कि आखिर ये क्या चल रहा है। पंडित जी उनको एक तांत्रिक के पास भेजते हैं कि मेरे को इतना नहीं पता, बट एक काम करो, तुम तांत्रिक जी से मिल लो, वो बता देंगे। तांत्रिक के पास जाते हैं, अर्पित की फ़ोटो दिखाते हैं। तो तांत्रिक उन्हें बताता है कि उसके साथ एक आत्मा अटैच हो चुकी है, उसकी बॉडी में आ चुकी है, और अगर ये ज़्यादा दिन वहाँ रही तो ये अर्पित की जान ले लेगी। तो पूछते हैं कि आखिर करें तो करें क्या। पंडित जी बताते हैं कि सबसे पहले अर्पित का चिकन खाना छुड़वाओ, क्योंकि वो जो ये खाने वाली चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, ये चिकन एंड ऑल, वो बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है अपने साथ साथ। तो अर्पित को अगले दिन बोल दिया जाता है कि भाई चिकन विकन तो बिल्कुल बंद कर दे। अर्पित भी ऐसे करता है कि ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। और वहाँ पे संदीप हमेशा उसके साथ रहता था। संदीप करीबन 1-1.5 हफ्ते तक अर्पित के साथ हमेशा दिखा है। सिर्फ वॉशरूम जब जाना होता था तब ये दोनों अलग होते थे, वरना हमेशा साथ रहते थे। एक छोटे से बेड में संदीप अर्पित के साथ ही सोता था। अर्पित की बॉडी में कुछ भी अजीब दिखने लग जाए अगर संदीप को, कि अजीब मूवमेंट्स कर रहा है, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है जो कि अर्पित नहीं बोलना चाहता, और ऐसी कुछ भी चीज़ें, तो संदीप उसे कंट्रोल में ले आता था। वो कुछ मंत्र पढ़ने लग जाता था ज़ोर ज़ोर से, कुछ मतलब उसे ब्लैक मैजिक के बारे में भी पता ही था, तो वो अलग अलग चीज़ें करता रहता था जिससे अर्पित कंट्रोल में रहता था। और हर दिन संदीप एक थाली लेता था जिसमें नारियल होता था, ठीक है, नारियल होता था, उसको 2 हिस्सों में काटना होता था और एक घाट में जाकर छोड़ना होता था। हर दिन सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग, मतलब 4:30-5 बजे संदीप ये भी करता था अर्पित के लिए। हर दिन वो नारियल काटेगा, थाली में रख के घाट में जाएगा, इतनी सुबह फिर वापस आएगा, फिर अर्पित का ध्यान रखेगा। तो संदीप मतलब उसने दोस्ती पे एक मिसाल सेट कर दी थी। उसने दिखा दिया था कि जब ज़रूरत पड़ती है तो असली दोस्ती काम आता है। नाम के आपके पास 1000 दोस्त होंगे, लेकिन क्या आपके पास वो एक दोस्त है जो आपके ज़रूरत में काम आए? अर्पित के पास था। संदीप नहीं होता तो शायद अर्पित की बहुत बुरी हालत होती, बट ये उसकी किस्मत कहो कि उसके पास संदीप जैसा दोस्त था जो ना सिर्फ ब्लैक मैजिक जानता था, मतलब कि ऑब्वियसली ब्लैक मैजिक को एक बुरी चीज़ मानी गई है कि आप हमेशा किसी का नुकसान ही करते हो, बट काला जादू ऐसी चीज़ है ना जिसका आप अच्छे से यूज़ करो तो आप लोगों को हील कर सकते हो। बहुत से लोग हैं जो इसको हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं, संदीप उनमें से एक था। और ऐसे करते करते एक समय आता है जब अर्पित धीरे धीरे ठीक होने लगता है, उसकी हालत सुधरने लगती है, एंड देन फाइनली वो इन सारी चीज़ों से रिकवर कर जाता है। इनफैक्ट अभी भी अर्पित और संदीप दोनों बेंगलोर में ही हैं, अभी भी वहाँ पर उसी पीजी में है, बट अब अर्पित को कोई डर नहीं लगता क्योंकि संदीप उसके साथ है। और सबसे बड़ी बात, उसने जो सारी चीज़ें, उसने बे टाइम चिकन खाना, रात भर चिकन को पास रखना, और ये बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो सब साइड कर दी। तो उनसे क्या हुआ, जो नेगेटिव एनर्जीज़ थी वो सारी भी चिकन के साथ साथ दूर हो गई, और इसी वजह से अब अर्पित एकदम सेफ़ है। और ये थी अर्पित की स्टोरी। बट आज तक ये पता नहीं चला है अर्पित को कि आखिर वो कौन थी जो अर्पित के पीछे पड़ी हुई थी, जो उसे मारना चाहती थी, और क्या उसका रीज़न था। लेकिन ये सारी चीज़ें उसके घर वाले और संदीप को पता है। जो तांत्रिक जी थे उन्होंने पूरा बताया था, समझाया था कि आखिर वो लड़की कौन थी और क्या उसकी बैक स्टोरी थी। बट इन लोगों ने कभी भी अर्पित को ये चीज़ें बताई ही नहीं, कभी नहीं बताई। अर्पित ने 100 बार पूछ लिया, बट इन्होंने यही कहा कि तू जितना कम जाने उतना सही। वेल, जितना अर्पित जानता था उसने हमसे शेयर करा, और अब आप सबको उसकी स्टोरी पता है। तो मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि 300 के होने वाले हैं। और एक बार फिर से बता रहा हूँ कि 300 के स्पेशल बहुत जल्दी आने वाला है। और गज़ब हो यार तुम लोग, जैसे मैंने 300 के स्पेशल बताया, मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्पीड से, काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, एंड आई रियली होप कि आपको मेरी स्टोरीज पसंद आ रही हो। अब 300 के होने वाले हैं, हम एक बहुत बड़ी फैमिली बन चुके हैं। मतलब 300 क्या है, 3 लाख लोगों की फैमिली, सोचा ही नहीं था मैंने कभी भी। बट अब जब हमारी इतनी बड़ी फैमिली हो चुकी है तो मेरे पास भी मतलब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अच्छी स्टोरीज ला कर देना, टाइम से ला कर देना, क्वालिटी वाइज भी क्वांटिटी वाइज भी। तो मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा, और उसकी शुरुआत होगी हमारी उस स्पेशल सीरीज़ के साथ। आई रियली होप कि आपको सीरीज़ पसंद आए। और मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि या तो आपको इतनी पसंद आने वाली है या तो आपको इतनी बेकार लगने वाली है। इन बिटवीन कोई चांस नहीं है। इधर वो एपिक होने वाली है या फिर वो एपिक फेल होने वाली है। एंड आई रियली होप कि जो आपको सीरीज़ जब देखने के बाद आपके रिएक्शंस होंगे यहाँ पर होंगे, यहाँ पर नहीं। बाकी लेट्स सी जो भी होता है। और हाँ, जो Q&A है वो आपको अल्फ़ा अकी अनफिल्टर्ड में जाकर मिल जाएगा। तो अगर ये स्टोरी आपने पूरी देखी है, यहाँ तक देखी है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप वहाँ पे भी जा सकते, क्योंकि आप सबके ही क्वेश्चंस हैं जिसके मैंने आंसर्स दिए।
तो थैंक यू सो मच दोस्तों ये स्टोरी पूरी देखने के लिए। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो आप भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं दिए गए हुए मेल पर। बाय बाय एंड टेक केयर।